सोचो एक दिन आप अपने फैमिली मेंबर को इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाते हो और डॉक्टर बोलता है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस इस कंपनी से है। तो सॉरी, आपका कैशलेस क्लेम जो है रिजेक्ट हो गया। अब आपको पहले पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, तभी हम आपके पेशेंट का, आपकी फैमिली मेंबर का जो है वो इलाज स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं है। 1 सितंबर 2025 से ये चीज एक रियलिटी बनने वाली है और इससे 15,000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स के पेशेंट्स डायरेक्टली इम्पैक्ट होंगे। अब सवाल ये है कि ये डिसीजन आखिर लिया क्यों गया, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर इस जो डिसीजन लिया गया है उससे पॉलिसी होल्डर्स का क्या होगा। आज की वीडियो में हम सारा कुछ इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी कंपनीज के साथ ये चीज, ये दुर्घटना जो है वो हुई है, ये डिसीजन जो है वो लिया गया है और उससे पॉलिसी होल्डर्स का क्या होगा और उन्हें अब आगे किस टाइप के स्टेप्स जो है वो उठाने चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये कैशलेस क्लेम सेटलमेंट होता क्या है। नॉर्मली अगर आप इंश्योर्ड हो और आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो आपको अपनी जेब से 1 रुपए भी नहीं देना होता, या अपनी जेब से कुछ पैसा जो है वो नहीं देना होता। काफी हद तक आपका जो सेटलमेंट है वो कंपनी कर देती है। तो यहाँ पर अगर किसी को एडमिट होना है या कोई अपने फैमिली मेंबर को लेकर जा रहा है तो वो बिना टेंशन के जा सकता है कि हाँ भी चल थोड़ा बहुत खर्चा तो हम बियर कर लेंगे, लेकिन मोटा पैसा जो है वो कंपनी वाले जो है वो कर लेंगे। क्योंकि आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपका बिल जो है वो डायरेक्टली सेटल कर देती है। और इसी चीज को बोलते हैं कैशलेस क्लेम फैसिलिटी। और ये सिस्टम पता है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको इमरजेंसी के टाइम पर फाइनेंशियल जो एक टेंशन होती है ना, वो चीज से बचना पड़े। तो इस वजह से लोग जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस लेकर चलते हैं। अब समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। केयर हेल्थ इंश्योरेंस और बजाज आलियास जनरल इंश्योरेंस का 15,000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप ब्रेक हो गया है। मतलब अब जो है इन दोनों कंपनीज के, केयर के और बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज के पॉलिसी होल्डर्स को अब अगर वो हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाते हैं तो उसमें उनको जो है वो कैशलेस क्लेम फैसिलिटी जो है वो नहीं मिलेगी। अब उनको क्या करना होगा, उनको पहले पैसे जमा करवाने होंगे और उसके बाद जब बंदा डिस्चार्ज हो जाए या पूरा बिल एक बार पास हो जाए, उसके बाद जो है वो 15 से 20 दिन या हो सकता है कि उससे ज़्यादा टाइम भी लग जाए और उसके बाद वो पैसा जो है आपके अकाउंट में आएगा। और ये कोई छोटी-मोटी न्यूज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि इन दोनों कंपनीज़ के बिलियंस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हैं। केयर के बहुत सारे बैंक्स के थ्रू भी, जो ये आप समझ लो ग्रुप पॉलिसीज़ जो चलती हैं, उसमें भी केयर वाला जो है वो बहुत ज़्यादा उनका पॉलिसीज़ जो है वो जाती हैं। और बजाज एलियांज को तो एज़ यू ऑल नो कि कितना बड़ा नाम है और कितनी पुरानी कंपनी है। तो इन दोनों कंपनीज़, हालाँकि केयर भी बहुत पुरानी कंपनी है, पहले ये रेलिगेयर के नाम से हुआ करती थी, अब ये केयर के नाम से दिखती है। तो दोनों कंपनीज काफ़ी पुरानी है, काफ़ी एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन अब इनकी पॉलिसी होल्डर्स को तो देखो, कंपनी जितनी मर्जी एस्टेब्लिश हो लेकिन झटका तो आखिरकार पॉलिसी होल्डर्स को लगाना। अब भाई वो अगर उनको इमरजेंसी आई तो पहले अब वो बंदे की टेंशन लें जो अपने फैमिली मेंबर को लेकर जा रहे हैं, अपने नियर एंड डियर वंस को लेकर जा रहे हैं, या वो पैसे की टेंशन लें। क्योंकि अब टेंशन तो दोनों चीज़ों की लेनी पड़ेगी और हेल्थ इंश्योरेंस लेने के पीछे मेन पर्पस ये होता है कि आपको इमरजेंसी के टाइम पर उस पैसे की टेंशन ना लेना पड़े कि भाई वो फाइनेंस जो है वो कहाँ से आएगा। अब इसमें पहले रीजनिंग को देखते हैं कि आखिर ये चीज़ मना क्यों की गई। इसके पीछे कुछ रीजन सामने आए हैं। सबसे पहला कि पेमेंट सेटलमेंट इशू। हॉस्पिटल्स का कहना है कि इंश्योरेंस कंपनीज पेमेंट्स डिले कर रही थी। एग्जाम्पल लेते हैं कि हॉस्पिटल को 10 दिन में पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन पेमेंट 30 से 45 दिन डिले हो रही थी। इस वजह से हॉस्पिटल्स का कैश फ्लो डिस्टर्ब हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लो पैकेजेस रेट्स के अंदर जो है वो सेटलमेंट नहीं हो पा रही थी। हॉस्पिटल्स का ये भी कहना है कि इंश्योरेंस कंपनीज ट्रीटमेंट के लिए बहुत लो पैकेज रेट्स जो है वो फिक्स कर देती हैं। एग्जाम्पल, बाईपास सर्जरी की रियल कॉस्ट है 3 से 3.5 लाख, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 2 से 2.5 लाख के आसपास ही जो है वो अप्रूव कर दिया है। इस वजह से हॉस्पिटल्स के लिए फाइनेंशियली वायबल नहीं हो पा रहा। और तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन था इस रिजेक्शन के पीछे, वो था हाई क्लेम्स के रिजेक्शंस और डिस्प्यूट जो है वो ज़्यादा हो रहे थे। हॉस्पिटल्स ने ये भी रेज किया कि क्लेम अप्रूवल्स के लिए अननेसेसरी क्वेरीज और डॉक्यूमेंटेशन डिमांड की जा रही थी, जिससे पेशेंट्स को भी टेंशन हो रही थी। यानी कि एक तरह से हॉस्पिटल से बोला कि आपके साथ इन दो कंपनीज के साथ काम करके हमारा नुकसान हो रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉलिसी होल्डर्स या पेशेंट्स के ऊपर क्या होगा। सबसे पहली दिक्कत होने वाली है कि इमरजेंसी सिचुएशन में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपके पास बजाज एलियांस या केयर की पॉलिसी है तो आप एक ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो जो अब टाई अप से बाहर है, तो आपको पूरा बिल अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। बाद में आपको क्लेम करना होगा, जो एक लंबा प्रोसेस है।
दूसरी चीज की रीइंबर्समेंट मोड यहाँ पर एक्टिवेट होने वाला है। कैशलेस की बजाय अब आपको रीइंबर्समेंट क्लेम करना होगा, मतलब पहले पैसा आप लगाओ फिर इंश्योरेंस से वापस लो। इमरजेंसी में हर किसी के पास लाखों रुपए कैश या क्रेडिट कार्ड लिमिट में नहीं होते हैं, और ये सबसे बड़ा रिस्क है, और यही चीज का यही बेनिफिट होता था। अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है तो उसे क्या होता था कि उस टाइम पर कैश जो है वो अपनी जेब से नहीं भरना पड़ता था। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो तीसरा पॉइंट निकल कर आया है, वो ये है कि लिमिटेड नेटवर्क हो गए हैं। दोनों कंपनीज के नेटवर्क अब छोटा हो जाएगा, मतलब पॉलिसी होल्डर्स के ऑप्शंस जो है वो और ज्यादा कम हो जाएंगे। अब इसे एक रिलेटेबल केस से, एक एग्जांपल से जो है वो समझते हैं। सोचो एक मिडिल क्लास फैमिली का पेशेंट दिल्ली के टॉप हॉस्पिटल में एडमिट होता है। ऑपरेशन का बिल आता है 4.5 लाख रुपए। पहले क्या होता था, इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट हॉस्पिटल को पैसे दे देती थी, और फैमिली जो है वो अपना इलाज करवा के टेंशन फ्री होकर निकल सकती थी। बट अब क्या होगा, फैमिली को पहले 4.5 लाख रुपए अरेंज करना पड़ेगा, या फिर लोन या दोस्तों से, रिलेटिव से बोरो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उनको क्लेम का प्रोसेस डालना होगा, और उसके बाद कब पैसा वापस आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सोचो स्ट्रेस का लेवल कहाँ से कहाँ पर, मतलब कितना ज्यादा स्ट्रेस लेवल जो है वो हो गया। अब नेक्स्ट सवाल फिर ये आता है कि अब आगे फ्यूचर में क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि नेगोशिएशन की चांसेस तो काफी ज्यादा है, और इसमें हो सकता है कि आईआरडीए जो है वो थोड़ी सी दखल अंदाजी जो है वो करे। बहुत एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये एक नेगोशिएशन टैक्टिक हो सकता है। हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनी शायद नए पैकेज रेट्स पर एग्रीमेंट कर सकते हैं। दूसरा है कि पॉलिसी के होल्डर्स का प्रेशर होगा। अगर ज़्यादा लोग अपनी पॉलिसी कैंसिल करने के मजबूर होने लगे, तो इंश्योरेंस कंपनी को मजबूरी में हॉस्पिटल के साथ दोबारा टाई अप करना पड़ेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि आईआरडीए की इंटरवेंशन हो सकती है, क्योंकि एक लार्ज स्केल इम्पैक्ट होने वाला है इस चीज़ का। आईआरडीए जो एक इंश्योरेंस रेगुलेटर है, इस मैटर में इंटरवीन कर सकती है ताकि पॉलिसी होल्डर्स का लॉस ना हो। अब पॉलिसी होल्डर्स क्या करें, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट डालते हैं। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात करें तो सबसे पहले अपने नियर बाय हॉस्पिटल नेटवर्क की लिस्ट जरूर चेक करें। अपने इंश्योरर की वेबसाइट पर या ऐप पर जाकर अपडेटेड हॉस्पिटल लिस्ट को चेक कर लो, क्योंकि 15,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स को रिजेक्ट करा, और कुछ हो सकते हैं कि आसपास के आपका अभी भी कैशलेस फैसिलिटी के साथ मिल जाए। तो उस चीज़ को, अपडेटेड लिस्ट को ज़रूर चेकआउट करें। दूसरा, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, अगर आप इन दोनों कंपनीज में से किसी की भी पॉलिसी होल्डर है, या अब इससे एक जनरली हमारे को एक आइडिया भी मिल रहा है कि आपको एक इमरजेंसी फंड जो है वो क्रिएट करके रखना पड़ेगा, और ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कब किसको कहाँ पर ज़रूरत पड़ जाए ना, इसका कोई आइडिया नहीं है। तो इसलिए आपको अपने पास इमरजेंसी फंड हमेशा तैयार रखना होगा कि कब ज़रूरत पड़ सकती है, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता, और कोई पहले से प्रेडिक्ट भी नहीं करके चल सकता, क्योंकि अब पता क्या है, रीइंबर्समेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अपने पास एक कंटिजेंसी फंड ज़रूर होना चाहिए। और उसके बाद, अभी तो इन 2 कंपनीज़ के साथ केस है, तो अब अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है, और अब अगर आप फंड भी मैनेज नहीं कर सकते, इमरजेंसी फंड इतना नहीं क्रिएट कर सकते, तो हमारा लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन आता है कि आप इसे पोर्ट करवा सकते हो किसी और कंपनी के साथ। और पोर्ट भी एक चीज़ का ध्यान रखना कि टाइम से पहले, अपनी पॉलिसी एक्सपायर होने से पहले-पहले करवा लेना, ताकि आपके जो बेनिफिट्स थे ना, ताकि आपको दोबारा ज़ीरो से स्टार्टिंग ना करनी पड़े, वेटिंग टाइम पीरियड जो है दोबारा सर्व ना करना पड़े। तो इस चीज़ का आपको अगर ध्यान रखेंगे, तो आप अपनी पॉलिसी को उसी बेनिफिट्स के साथ आगे दूसरी कंपनी में कंटिन्यू जो है वो करवा सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में थोड़ी-सी भी डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगा, कौन-सी कंपनी में पोर्ट करवाना चाहिए, कहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी मिलेंगी। और इन सब चीज़ों के ऊपर आप अगर थोड़ी-सी डिटेल कन्वर्सेशन चाहते हैं, अपना पर्सनली समझना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं एक पॉलिसी बाज़ार पार्टनर हूँ, तो मैं आप लोगों की इस पूरी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ। मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं एडवाइज़र हूँ। एजेंट और एडवाइज़र में ये फ़र्क होता है कि एजेंट सिर्फ़ एक कंपनी का होता है, और एडवाइज़र के पास सारी कंपनीज़ होती हैं, और एडवाइज़र आपको आपकी नीड्स के, आपकी चीज़ों के हिसाब से आपको बेस्ट पॉलिसी जो है वो प्रोवाइड जो है वो करवा सकते हैं, बेस्ट कंपनी की दे सकता है। तो इसलिए कभी भी इंश्योरेंस एजेंट के पास ना जाएँ, हमेशा इंश्योरेंस एडवाइज़र को सिलेक्ट करें, जहाँ पर आपको मल्टीपल पॉलिसीज़ के ऑप्शंस जो है वो मिल जाएँ। तो जब भी अब आपको, अगर आपको पॉलिसी का रिन्यूअल आ रहा है, तो आप कोट करने के लिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हम आपको बेस्ट जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स आपके नियर बाय होंगे, ताकि आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक तरफ इंश्योरेंस कंपनीज़ कह रही हैं कि हेल्थ प्रोटेक्शन ज़रूरी है, और दूसरी तरफ
हॉस्पिटल्स कह रहे हैं कि फाइनेंशियल सर्वाइवल जरूरी है। और इन दोनों की लड़ाई के बीच में पिस्ता कौन है? वो है कॉमन मैन, एक पॉलिसी होल्डर। फिलहाल पॉलिसी होल्डर्स को अब करना क्या होगा कि सबसे पहले थोड़ा-सा सतर्क रहना होगा, अपनी नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट को चेक करना होगा और उसके अलावा देखना होगा कि आपको अगर कुछ नहीं समझ आ रहा, अगर आप इमरजेंसी फंड नहीं मेंटेन कर सकते, तो आपको बेस्ट पॉसिबल आपको एक अल्टरनेटिव यही मिलता है कि आप अपनी पॉलिसी को जितना जल्दी हो सके, मतलब रिन्यूअल से पहले, ये नहीं कह रहा कि आपने अभी पॉलिसी करवाई है तो उसको चेंज कर लो, नहीं। अगर रिन्यूअल से पहले आपको क्या करना होगा, अपनी पॉलिसी को अपनी किसी और कंपनी के अंदर पोर्ट जो है वो करवाना होगा। अब मेरा एक सवाल है आपसे कि आपको क्या लगता है, इंश्योरेंस कंपनी सही है या फिर हॉस्पिटल सही है? इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को हेल्थ से रिलेटेड या और भी किसी भी फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हो, तो आप हमारे साथ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नाम है तुषार बद्री राजा और मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एक इंश्योरेंस एडवाइज़र और साथ ही साथ मैं स्टॉक मार्केट के अंदर भी डायरेक्टली काम करता हूँ। तो इन सारी चीज़ों में, यानी कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप कुछ भी चीज़ें जानना चाहते हैं कि एसआईपीज़ कौन-सी अच्छी चल रही है, हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और अगर लेनी चाहिए तो कौन-सी कंपनी इसकी लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट में आप कैसा काम कर सकते हैं, या अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप किस टाइप से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में आपको एक तो इस चैनल पर काफ़ी सारी चीज़ें वैसी मिल जाएँगी। और अगर आप लोग हमारे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे साथ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर विज़िबल है। और बाकी डिटेल्स जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो, आज की वीडियो जो है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि 1 सितंबर 2025 से बहुत सारी चीज़ों के, मतलब ये समझ लो कि आधे से ज़्यादा दुनिया के पॉलिसी होल्डर्स के पैरों तले ज़मीन जो है वो खिसकने वाली है, क्योंकि ये चीज़ें कैशलेस क्लेम जो है वो बंद होने वाले हैं इन 2 कंपनीज़ के अंदर। तो अब आगे क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर कर दी है। आई होप आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट और साथ ही साथ कुछ चीज़ें सीखने को और समझने को मिली होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं तुषार बद्री राजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर। अपनी फाइनेंशियल नीड्स और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को ज़रूर अपडेट रखें।